वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय गणित प्रकाशन का हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 के चैप्टर प्रश्नावली 1B के बारे में बताऊंगा। ये जो है बुक है वर्ग 9 के लिए, ठीक है। इसका पहला चैप्टर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये इसका दूसरा चैप्टर। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं इसको बताने के साथ साथ इससे जुड़ा हुआ जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पहला जो आपका सवाल है वो यह हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूँ कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कहते किसको है। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0 है। इसे p से सूचित किया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के उल्टा जो है ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे √2, √3, √5, 1/√2, √7/2 इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या होने का कंडीशन है, उस कंडीशन को यहाँ पर बताया गया। √a एक अपरिमेय संख्या होगी यदि a धनात्मक हो। दो कंडीशन है, पहले तो उसको √a होना होगा और a के बारे में कहता है कि a को धनात्मक हो और एक पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या न हो। इसको दो कंडीशन हो गया, धनात्मक होगा और पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या भी नहीं होना होगा। अतः x² = a का हल अपरिमेय होगा यदि a पूर्ण वर्ग न हो। तो देख लेते हैं आगे, कुछ और भी दिया हुआ है इसके बारे में कि √2, √3, 1/√2, √5/3 इत्यादि धनात्मक अपरिमेय संख्याएं हैं। -√2, -√3, -1/√2, -√5/3 ऋणात्मक अपरिमेय संख्याएं। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ही आसान कंसेप्ट है और इसको आप एक बार खुद से भी देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ देने की जरूरत है समझाने में, तो मैं वहां आपको समझा दूंगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि √4, √16, √5/49, -1/9 इत्यादि जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4, 16, 25 और 49, 1/9 पूर्ण वर्ग संख्याएं। अगर इसको अपरिमेय होगा तो ये सबको पूर्ण वर्ग नहीं होना होगा, लेकिन ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबका सब परिमेय हो जाएगा। देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि वास्तविक में ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। इसको √4 को हम लोग परिमेय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और √2 को सिर्फ 2 लिखा जा सकता है। 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये p/q के फॉर्म में है, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये एक परिमेय संख्या हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी हम देख लेते हैं, √16 का मतलब 4 होगा, जो कि p/q के फॉर्म में है, ये भी एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से √25 और 49 ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका वैल्यू 5/7 है, जो कि p/q के फॉर्म में है, यही परिमेय संख्या है। -√1/9 ये हो जाएगा इक्वल टू -1/3 के बराबर, ये भी एक परिमेय संख्या है। अतः √4, √16, √25/49 -1/9 जो है ये सभी परिमेय संख्याएं। यहाँ पर दूसरा जो कंसेप्ट है वह है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कहते किसको है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित करने पर जो समुच्चय बनता है उसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अतः वास्तविक संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बराबर है परिमेय एवं अपरिमेय
संख्याओं का समुच्चय, पिछले चैप्टर और यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा है उसका एक निचोड़ है ये। यहाँ पर जो ये फ्लो चार्ट किया हुआ है ये इसका निचोड़ है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या आएगा, अभी अभी हमने देखा परिमेय संख्याओं का समुच्चय आएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आएगा। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में क्या क्या आएगा, पूर्णांकों का समुच्चय आएगा, भिन्नों का समुच्चय आएगा। अब यहाँ पर पूर्णांकों के समुच्चय में क्या आएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय आएगा। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में क्या आएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी संख्या के बारे में हमने पढ़ा है वो यहाँ हमने फ्लो चार्ट में देख लिया। अब देखते हैं क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इसको R से सूचित किया जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ इसका निचोड़ दिया हुआ A B C। अब यहाँ पर इसको एक स्टेटमेंट ले लीजिए, लेकिन इसको आपको याद रखने की जरूरत है, समझ लीजिएगा तो याद भी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी लाइन में अनंत बिंदु होता है, ये आप सभी जानते हैं। अनंत का मतलब जो है जिसका कोई अंत ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो भी अनंत का दूसरा मतलब अनगिनत भी होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़िएगा और क्यों अनगिनत लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्याओं के परिवार में अनगिनत सदस्य होते हैं एवं कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं होती है। ये एक स्टेटमेंट और ये कभी गलत नहीं होगा, तो इसको आप सीधे के सीधे याद कर लीजिए, ठीक है। संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं, अनंत बिंदु होता है और उस अनंत बिंदु के करस्पॉन्डिंग संगत अनंत संख्याएं होती है। वो संख्या जो मतलब परिमेय भी हो सकता है, वो अपरिमेय भी हो सकता है। तो आगे का भी नंबर देख लेते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको एज इट इज आप पढ़ करके इसको समझ लीजिए कि क्या है, ताकि आगे का जो सवाल का जो उत्तर देना होगा उसमें आपको आसानी हो। बी नंबर में क्या है, परिमेय संख्याएं भी अनगिनत है एवं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं होती है। इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं के परिवार से अनगिनत सदस्य होते हैं, ठीक है। एवं कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याएं भी अनगिनत है एवं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं होगी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करीब करीब एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा शब्दों का डिफरेंस। अपरिमेय संख्याएं भी अनगिनत एवं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय एवं परिमेय संख्याएं होगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को याद रखिए, आगे जो सवाल आएगा उसका जवाब देने में आपको आसानी होगी। अब वास्तविक संख्या रेखा किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है एवं संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। अतः संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ये आप जान लीजिए कि इस संख्या रेखा पर अनंत बिंदु है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि इस बिंदु पर अगर एक है तो एक ही रहेगा। अब इसको फिर से पढ़िए, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। एक एक वास्तविक संख्या है, ये इसके संगत एक बिंदु है, तो इस वास्तविक संख्या को इस अद्वितीय बिंदु से निरूपित हम लोग इस संख्या रेखा पर कर रहे हैं। इस वास्तविक संख्या को इस अद्वितीय बिंदु से हम लोग क्या कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। एवं संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। मतलब इस बिंदु के संगत दूसरा कोई संख्या नहीं होगा, इसका यही मतलब। अतः संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको अपने जेहन में रखना है। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो पहला सवाल है हमने देखा था। निम्नलिखित
में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। रूट अंडर 6/8 का होल स्क्वायर, इसको 6/8 लिख सकते हैं। 2 से 6, 2 चौक 8। ये जो है किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, रूट अंडर 2 में 3 जो है वो धनात्मक, दूसरा 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यह इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। 7 स्क्वायर माइनस 9/7, ये क्या है, ये p/q के फॉर्म में है। q नॉट इक्वल टू 0 है, p जो है पूर्णांक है और q भी पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 9×87, ये 9 हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर 1/3, ये भी परिमेय संख्या होगा, तो ये भी p/q के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √3। ये मुझे लगता है कि बी नंबर में है, हाँ ये बी नंबर में है, बी हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ यही निकालना था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल ये कहता है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। तो इस साइड में समीकरण है और हल जिस समुच्चय में है वो है। तो पहले हम एक से शुरू करते हैं, सबका पहले हल निकाल देते हैं और देखते हैं कि सबका हल किस समुच्चय में है। एक नंबर 3x - 9 = 2, 3x = 2 + 9। लेफ्ट साइड में 9 नेगेटिव में है, राइट साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3x = 11, x = 11/3, ये p/q के फॉर्म में है। p भी यहाँ पर पूर्णांक है, q भी यहाँ पर पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के समुच्चय में हो जाएगा। परिमेय संख्या का समुच्चय, इसका मतलब a का c हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया, x² - 1 = 1, x² = 1 + 1, x² = 2, x
इक्वल टू रूट अंडर 2। ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या के समुच्चय। अपरिमेय संख्या ये समुच्चय में, यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय कौन सा है? तो डी नंबर है, तो 2 का आंसर डी हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या कहता है? रूट अंडर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा नंबर है 2x इक्वल टू रूट अंडर 8, x इक्वल टू रूट अंडर 8 बाय रूट अंडर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो पूरे को रूट हम लगा सकते हैं इस तरीके से। 208 x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कितना नंबर हो गया? ए नंबर हो गया। चौथा, x प्लस 95 इक्वल टू 59, x इक्वल टू माइनस 95 प्लस 59, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 में से 9 हो जाएगा तो 6, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक है हमारा b। एक का कितना हो गया? एक का हो गया c, 2 का हो गया d, 3 का हो गया a, 4 का हो गया b। अब हम तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें। अब यहाँ पर आपको सिर्फ उत्तर लिखना है। अब ये सवाल क्या कहता है सो देख लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी? कुछ नहीं सोचना, सीधा लिख देना है अनगिनत। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है? 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है? यहां भी लिख देंगे अनगिनत। 2C नंबर देख लेते हैं। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है? ये भी होगा अनगिनत। ठीक है। डी नंबर क्या कहता है? परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं अनिष्ट है? एक भी नहीं। परिमेय संख्या जो है वो ठीक विपरीत है अपरिमेय संख्या का। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है, जहाँ p भी पूर्णांक है q भी पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तब उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन है जो संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, जहाँ p कोई पूर्णांक हो, q कोई पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कोई भी संख्या वह निष्ठ नहीं होगी।
ई नंबर क्या कहता है, परमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो अभी हमने देखा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का समुच्चय। क्या प्रत्येक एफ नंबर है, क्या प्रत्येक अपरमेय संख्याओं के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो हाँ होता है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अब इसको थोड़ा सा बड़ा ही आराम से देखेंगे। इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो सीखने लायक है ना। ऐसे तो मैथमेटिक्स में हर चीज सीखने लायक होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। तो संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। देखिए संख्या रेखा पर जैसे किसी परिमेय संख्या को अगर दिखाना हो, जैसे परिमेय संख्या को अगर संख्या रेखा पर दिखाना हो, सिंपल से संख्या रेखा लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 3 दिखाना है, 1 2 3, यह सिंपल 3 हो जाएगा। लेकिन वही अगर हमको रूट मीटर 3 को अगर दिखाना होगा तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट को हम लोग पहले सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आएंगे कि कैसे संख्या रेखा पर रूट मीटर 3 को हम लोग दिखा पाएंगे, या कोई भी अपरिमेय संख्या को कैसे हम दिखा पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट जो है किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो देख लेते हैं कि माना कि ये सब कुछ जानते ही होंगे कि माना कि ट्रायंगल ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण मतलब एक कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री है। समद्विबाहु मतलब दो जो उसका भुजा है एक दूसरे के बराबर। तो ये क्या हो गया, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल BAC 90 डिग्री, AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेंथ इसका 1 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। हम ज्यामिति से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो है, मतलब BC का स्क्वायर, यहाँ के लिए BC का स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर है। AC भी एक है, ठीक है, AB भी यहाँ पर एक है, और एक का स्क्वायर का वैल्यू एक ही होगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ BC का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा BC = √2 सेंटीमीटर। यह एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ देखने वाली बात है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देख लेते हैं कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जहाँ मैंने अच्छे से पूरा भाषा इसका लिखा है। तो जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करें तो ये सारी चीजों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या क्या आप यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने पूरा उसका बढ़िया से भाषा लिखा हुआ है। आगे जितना भी सवाल होगा मैं शायद बिना भाषा के आपको बना के बता दूं, लेकिन पहला सवाल जो मैंने सोचा कि आपको भाषा सहित बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी। मान लें कि संख्या रेखा पर OA1 A2 क्रमशः 0 1 2 को निरूपित करते हैं। यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा से करते हैं। जीरो इसका ओरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3। यह जो है OA1 A2 क्रमशः 0 1 2 को निरूपित करते हैं। फिर B1 B2 क्रमशः -1 -2 को निरूपित करते हैं। तो यहाँ जो भी भाषा लिखा हुआ उसी का रूप में यहाँ पर संख्या रेखा पर हर चीज को डालते जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से भाषा में जो भी लिखा हुआ है, A1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, A2 के करस्पॉन्डिंग 2 है, A3 के करस्पॉन्डिंग 3 है, ये सब है दायां हाथ से। और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में B1 -1 के करस्पॉन्डिंग है, B2 -2 के करस्पॉन्डिंग है, B3 -3 के करस्पॉन्डिंग, और 2 के करस्पॉन्डिंग
0 है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। ठीक है, और फिर देखते हैं अगला क्या कहता है। अब क्या करना है, अब O से OA1 के बराबर दूरी पर संख्या रेखा के समानांतर सीधी सरल रेखा ले। अब इसका क्या मतलब, O से OA1 लंबाई के बराबर एक समानांतर, इस संख्या रेखा के समानांतर एक रेखा खींचनी, इसका नाम क्या है, सी डी। A1 पर लंब AE1 खींचे, A1 पर लंब AE1 यहां मैंने ड्रॉ कर दिया, जो CD को E1 पर काट रहा है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यदि यह लंब CD को E1 पर काटे तो OE1 इक्वल टू √2 होगा। अब OE1 √2 होगा, सो देख लेते हैं कैसे होगा। OE1 का मतलब हो गया OE1 जो है हमारा, ये होगा √2 के बराबर। ठीक है, यही ये सवाल है। अब ये √2 के बराबर कैसे होगा, तो ये O से OA1 का दूरी जो है वो 1 है, AE1 का जो लंबाई है वो 1 है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो है A1 पर AE1 एक लंब है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और किसी समकोण त्रिभुज OA1 E1 में OE1 का स्क्वायर इक्वल टू OA1 का स्क्वायर प्लस A1 E1 का स्क्वायर। ठीक है, अब OE1 का दूरी हमको नहीं पता, OA1 जो है वो 1 है, A1 E1 जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, OE1 सॉरी OE1 इक्वल टू √2, इसी से OE1 जो है वो √2 के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है। अब O को केंद्र मानकर OE1 के बराबर त्रिज्या से एक चाप खींचे जो संख्या रेखा को Z1 पर काटे। अब यहाँ क्या करना है कि O को केंद्र मान लीजिए, OE1 को त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, और कंपास की सहायता से इस तरीके से एक चाप खींचिए। ये चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु हमारा Z1 है। तो इस तरीके से OZ1 जो है वो √2 के बराबर है, और यही जो है पॉइंट हमारा √2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं भाषा में क्या लिखा हुआ है। अब O को केंद्र मानकर OE1 के बराबर त्रिज्या से एक चाप खींचे तो संख्या रेखा को Z1 पर काटे। Z1 अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करेगा। तो ऐसा ही हमने दिखाया है। इसी प्रकार O के बाएं √2 बिंदु Y1 से निरूपित होगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। इतना अगर आप समझ गए
तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे के सवालों को हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर रूट अंडर 3 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम ज्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंपल जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अगर आपको भाषा लिखने की इच्छा होगी तो ऊपर से आप देख करके उसको लिख लीजिए। ये एक संख्या रेखा मान लीजिए, यहाँ पर ओ ओरिजिन हो गया, ये हमारा A1 है, ये हमारा बिंदु A2 है, ये हमारा बिंदु A3 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 0 है, ये O है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका 1। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा के समानांतर ओ A1 के बराबर दूरी के ओ A1 के का जो दूरी है, इस दूरी के बराबर दूरी पर O से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि पैरेलल लाइन हमारा CD है। अब इस पैरेलल लाइन से A1 एक लंब A1 बिंदु पर डालेंगे, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, लंब होने के चलते 90 डिग्री हो जाएगा। अब O को E1 से मिला देंगे। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में ये भी यूनिट है, क्योंकि ये O A1 के बराबर दूरी पर ये पैरेलल लाइन है, इसलिए ये भी एक यूनिट होगा। ठीक है, ये भी एक होगा। अब किसी समकोण त्रिभुज में, अब यहाँ पर समकोण जो हमारा समकोण त्रिभुज O E1 A1 है, इसमें O E1 का स्क्वायर इक्वल टू O A1 का स्क्वायर प्लस A1 E1 का स्क्वायर, O A1 का स्क्वायर प्लस A1 E1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, O E1 इक्वल टू रूट अंडर 2। तो इस तरीके से O E1 रूट अंडर 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, O को ओरिजिन, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, O को ओरिजिन ले लीजिए। ठीक है, एक कंपास लेकर के इसके बराबर इसको त्रिज्या मान के एक जो है तो चाप ड्रॉ कर लिया। ये कहीं ना कहीं संख्या रेखा को Z1 बिंदु पर काटता है। मान लीजिए कि जहां कट करता है वो Z1 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। जैसा मैंने पहले भी सवाल में देखा था, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2। अब यहाँ से इस सवाल का काम हम लोग यहाँ से एक्चुअल में शुरू कर रहे हैं। अभी तो पिछला सवाल ही बना रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं Z1 पॉइंट से। ये भी 1 के बराबर हो, ये इसी के बराबर का है। इस पैरेलल लाइन को कहाँ कट करेगा, मान लीजिए इस पैरेलल लाइन को E2 को कहीं कट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं E2 को कट कर रहा है। अब क्या करना है, O E2 को मिला दीजिए। अब क्या हमारे पास एक और त्रिभुज मिल जाता है। यहाँ पर दूसरा जो समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज O E2 Z1 है, O E2 Z1।
उससे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई टू का स्क्वायर इक्वल टू ओ जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड वन ई टू का स्क्वायर। ओ ई टू एज इट छोड़ दीजिए, ओ जेड वन रूट अंडर टू का स्क्वायर हो जाएगा, जेड वन ई टू का स्क्वायर वन स्क्वायर के बराबर, रूट अंडर टू का स्क्वायर टू हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब ये थ्री हो गया। ओ ई टू इक्वल टू रूट अंडर थ्री। इस तरीके से ओ ई टू जो है रूट अंडर थ्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया, रूट अंडर थ्री के बराबर। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार कलर चेंज कर लेंगे, इसमें कर लेते हैं ब्लू, ये ब्लू जो था इस बार कर लेते हैं रेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ओ को ओरिजिन मानेंगे, ओ ई टू को त्रिज्या मानेंगे, और यहाँ पर कंपास की सहायता से एक और चाप जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए कि Z2 कोई पॉइंट, तो अब Z2 जो है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर थ्री के बराबर। यहाँ पर नंबर लाइन पर हमने क्या कर दिया, अपरिमेय संख्या तीन को रूट अंडर थ्री को मतलब प्रदर्शित कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, भाषा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दूसरा मतलब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या लिखा था, रूट अंडर थ्री बाई टू, ये नेगेटिव। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है जिस पर वो हमारा ओरिजिन हो गया, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3। अब यहाँ पर हमें दिखाना है रूट अंडर थ्री बाई टू। जो काम हम रूट अंडर थ्री को दिखाने के लिए किए थे वही काम हम यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये -1 है, -2 है, -3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या रेखा के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो ओरिजिन से उतना ही दूरी पर है जितना दूरी पर ओरिजिन से B1 है। इसका मतलब यहां से E1 से B1 पर एक लंब अगर डालते हैं तो B1 से E1 का जो डिस्टेंस होगा वो यूनिट हो जाएगा। ये भी यूनिट डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन का। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हम सीधा लिख देते हैं, जहां मिट्टी से किसी संपूर्ण त्रिभुज B1 E1 O में O E1 का स्क्वायर इक्वल टू
ओ b1 का स्क्वायर प्लस e1 b1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। इसीलिए e1 इक्वल टू रूट अंडर 2। हम कितना लिख सकते हैं, ओ e1 को रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से ओ e1 जब रूट अंडर 2 हो गया, इसे क्या करंट चेंज कर लेते हैं। ओ को ओरिजिन मान लेंगे, ओ e1 को त्रिज्या ले लेंगे और एक कंपास मतलब कंपास की सहायता से इस तरीके से एक चाप ले लेंगे। ये चाप संख्या रेखा के जिस पॉइंट पर काटेगा उसको हम y1 ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, रूट अंडर 2 के बराबर हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, इस पॉइंट पर e2 y1 नाम का एक लंब डालेंगे जो पैरेलल रेखा CD को E2 बिंदु पर मिलता है। ठीक है, अब इसको ओरिजिन से हम मिला देंगे तो ये हमारा एक फिर से समकोण त्रिभुज बन गया y1 e2 o। अब समकोण त्रिभुज y1 e2 o में। ठीक है, समकोण त्रिभुज y1 e1 o में। y1 e2 o। ठीक है, y1 e2 o में क्या हो जाएगा, o e2 का स्क्वायर इक्वल टू o y1 का स्क्वायर प्लस y1 e2 का स्क्वायर। o y1 का मतलब हो गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर, y1 e2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। अब ये जो हो जाएगा 2 + 1 = 3। अब o e2 = रूट अंडर 3। अब o e2 जो है हमारा वो डिस्टेंस हो जाएगा, ये o e2 डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर 3। अब क्या करेंगे, इसे करंट चेंज कर लेते हैं। o को ओरिजिन, o e2 को त्रिज्या लेते हुए कंपास की सहायता से एक चाप ड्रॉ करेंगे। जो संख्या रेखा हो कहीं y2 पर कट करेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा रूट अंडर 3। ये माइनस डायरेक्शन में है, y2 इसको ले लेते हैं तो y2 माइनस y मतलब माइनस रूट अंडर 3 y2 पोजिशन पे आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रूट अंडर 3/2। इसका मतलब कहीं ना कहीं रूट अंडर 3 का हमको आधा पोजीशन लेना। तो इसको दो भागों में कट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कंपास का जो नुकीला वाला पार्ट होता है उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ कहीं पर हम एक पेंसिल से कट कर लेंगे। वैसा ही पेंसिल की सहायता से इधर कहीं हम कट कर लेंगे। फिर नुकीला पार्ट जो है कंपास का यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ कट करेंगे, इसको यहाँ कट करेंगे।
ये पॉइंट मान लीजिए कि P है, ये पॉइंट जो है सो P डैश है। यहाँ स्केल रखेंगे, इस दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये जहां कहीं भी कट करेगा हमारे संख्या रेखा को, वही हमारा बिंदु हो जाएगा -3/2। तो ये एक तरीके से बहुत ही आसान है, लेकिन आपको एक एक करके इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो आपको खुद से भी बनाना चाहिए, लेकिन पहले आप खुद से बनाइए, तब उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप मिलाइएगा, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। फिर से अगला सवाल देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर 1/√2 को हमको संख्या रेखा को दिखाना है। फिर से एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लोग ओ ले लेंगे, यहाँ पर A1 ले लेंगे, यहाँ पर A2 ले लेंगे। तो A1 जो है, जो A1 है वो 1 को करस्पॉन्ड करेगा, A2 जो है 2 को करस्पॉन्ड करेगा। अब ओ A1 के दूरी के बराबर O से संख्या रेखा के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम हम देते हैं CD। ठीक है, अब CD से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A1 पर, जो परपेंडिकुलर CD को E1 पर कट करता है। अब क्या करेंगे, O को E1 से मिला देंगे। तो हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, कि समकोण त्रिभुज में जो है, जो OE1 होगा वो √2 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, OE1 को हम लोग त्रिज्या लेंगे और यहाँ पर कंपास की सहायता से एक कंपास को निकला टिप यहाँ रखेंगे, पेंसिल में जहाँ रखेंगे, एक चाप ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला जो हिस्सा होगा ये √2 को करस्पॉन्ड करेगा, और 1/√2 है, √2 में 1/√2 हमको डिपिक्ट करना है, प्रदर्शित करना है। तो 1/√2 में, सॉरी, √2 में 2 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा, √2 को √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 हम लोग लिख सकते हैं, तो चला जाएगा 1/√2। तो कहीं ना कहीं अगर हम O से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Z1, O Z1 को अगर हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1/√2 मिल जाएगा। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, कंपास का नुकीला टिप यहाँ डालेंगे, यहाँ इस तरीके से कट करेंगे, फिर यहाँ इस तरीके से कट करेंगे, नुकीला टिप कंपास का फिर यहाँ डालेंगे Z1 के पास, इसको ऐसे कट करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, ये पॉइंट हमारा P हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा P डैश हो जाएगा। अब स्केल की सहायता से इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट संख्या रेखा को जहाँ कट करेगा वो हमारा दिखाएगा 1/√2। अब देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे। देखो 6 है, फिर से एक हम संख्या रेखा को ले लेते हैं। आप भाषा लिखिएगा जरूर, ठीक है। अगर आपको भाषा लिखने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं हर एक सवाल का भाषा अच्छे से लिख करके आपको दिखा दूंगा। अभी हमको न्यूमेरिकल पार्ट आपको समझाना है फटाफट, वीडियो लंबा नहीं है, इसके लिए हम जल्दी जल्दी बिना भाषा के लिख करके आपको बता रहे हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ओरिजिन को दिखाता है। A1 1 की करस्पॉन्डिंग है, A2 2 की करस्पॉन्डिंग है। अब क्या करेंगे, A1 दूरी के बराबर दूरी पर ओरिजिन से एक समांतर लाइन ड्रॉ करेंगे, संख्या रेखा के समांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे A1 पर, जो पैरेलल लाइन CD को E1 पर कट कर रहा है, और यहाँ पर 6 है, इसलिए इस पॉइंट पर हम करेंगे, ठीक है। इसको आप हटा दें।
इसको आप यहाँ से हटा दें, ये नहीं होगा। यह पॉइंट E1 CD को E1 पर कट करेगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, O से E1 को मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो यूनिटी रहेगा। तो A1 के बराबर दूरी के बराबर, O A1 के बराबर दूरी O से, O A1 के बराबर दूरी पर ओरिजिन से एक पैरेलल लाइन सीधी ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमेशा इस डिस्टेंस के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। समकोण ट्रायंगल O E1 A2 में O E1 का स्क्वायर जो है वो O A2 का स्क्वायर प्लस A2 E1 का स्क्वायर होगा। O A2 2 के बराबर है, ये कितना के बराबर है, 1 के बराबर। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, ये कितना हो जाएगा, O E1 बराबर है √5, ये कितना के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे हम, O को ओरिजिन मानते हुए, O E1 को त्रिज्या मानते हुए ये क्या करेंगे, चाप ड्रॉ करेंगे। ये चाप जो है मान लेके चलिए संख्या रेखा को Z1 पर कट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दूसरा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन CD को E2 पर कट करेगा, और ये जो है सो Z1 हमारा ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, O से E2 को मिला देंगे। अब हमको दूसरा जो समकोण त्रिभुज मिल गया है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज O E2 Z1, O E2 Z1, O A2 का स्क्वायर इक्वल टू O Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 E2 का स्क्वायर। O Z1 का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो E2 √6। इस तरीके से हमारा O E2 जो है √6 के बराबर है, O E2 6 के बराबर। अब क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, O को ओरिजिन मानेंगे, O E2 को त्रिज्या मानेंगे, और एक चाप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो इस पॉइंट पर ये चाप टच करेगा संख्या रेखा को, उसको Z2 से नोट करेंगे। यही डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √6, और ये Z2 पॉइंट जो है वो अपरिमेय संख्या √6 को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर जो भी दिया हुआ सवाल था उसमें जो जो अपरिमेय संख्या दी हुई थी उसको हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं फिर से आपको एक एक सवाल एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन इतना लंबा वीडियो बनाना लाजमी है मैथमेटिक्स की क्लास में। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।